मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने जैसा कि कल जिक्र किया था, तो हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करते हैं। और हमने कल आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। 712 से 1206 ईस्वी तक, दूसरा 1206 से 1526 ईस्वी तक, और तीसरा 1526 से 1757 ईस्वी तक। 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, दूसरा दिल्ली सल्तनत, और तीसरा मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पूर्व मध्यकाल को पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल की अवधि क्या है? 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी है। और पूर्व मध्यकाल में हम 2 तरह की घटनाओं को पढ़ेंगे। एक कि इस दौरान जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय राजवंश और राज्यों का उदय होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। इस तरह के जो अलग अलग राजवंश हैं, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जिनका उदय होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस दौरान भारत पे कुछ विदेशी आक्रमण होता है, उस आक्रमण को भी पढ़ेंगे। जैसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, 1175 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। तो इन सभी आक्रमणों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय राज्य एवं राजवंश को देखते हैं। तो हमने आपको कल भी बताया था कि जो क्षेत्रीय राज्य और राजवंश इस काल के दौरान दिखते हैं, वो सभी राजवंश अपने आप को राजपूत होने का दावा करते हैं। वो अपनी पहचान राजपूत के रूप में स्थापित करते हैं। और फिर जो अचानक से इस काल में आकर के, क्योंकि इससे पहले का जो हमने हर्षवर्धन तक का काल पढ़ा था उसमें कहीं भी राजपूत शब्द का जिक्र नहीं आया। यानी भारतीय समाज में राजपूत नाम का कोई वर्ग या कोई जाति हो, इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्राचीन भारत में ऐसा कोई वर्ग या जाति उपस्थित हमें नहीं दिखता है। लेकिन इस काल में आकर के जो 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का काल है, इस काल में हमें कुछ ऐसे शासक वंश दिखते हैं जो खुद को राजपूत होने का दावा करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये अचानक से ये राजपूत वर्ग कहाँ से आ गया। तो इसको लेकर के कई तरह के विचार दिए गए कि इस राजपूत वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आए कहाँ से। इसको लेकर के कई तरह के विचार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उस विचार को पढ़ेंगे जिसको राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विचार के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम उस राजपूतों की उत्पत्ति के जो विचार हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर हम अलग अलग जो राजपूत राजवंश हैं उस राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत 3 तरह के हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी इतिहासकारों का एक वर्ग है जो मानता है कि राजपूत विदेशी हैं, और विदेशी जो लोग आए वही भारत में आकर के राजपूत नामक एक नए जाति या वर्ग के रूप में उभर गए। दूसरा है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा जो कुछ दूसरे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति भारत में ही हुई, भारत के ही भीतर हुई थी। और तीसरा है एक सर्वमान्य सिद्धांत, यानी ये दोनों जो विदेशी और देशी उत्पत्ति के सिद्धांत है ये इसको सर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं है। जो सर्वमान्य या जिसको सर्वमान्य रूप से जिसको स्वीकार किया जाता है वो सिद्धांत ये है जिसमें अलग अलग तरीके से राजपूत नाम के जो जाति है उसके उदय के बारे में या उसके उत्पत्ति की चर्चा की गई है कि कैसे अलग अलग समाज के अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग के लोग धीरे धीरे एक राजपूत जाति के रूप में विकसित हो गए। अपने पृष्ठभूमि की वजह से, अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से, अपने आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से एक राजपूत जाति के रूप में उभर गए। तो पहला हम देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत जो विद्वान राजपूतों को विदेशियों का वंशज मानते हैं उनमें 2 विद्वान प्रमुख है। एक है कर्नल टॉड और दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम। कर्नल टॉड इनका मानना है कि राजपूत विदेशी शक, जो शकों का आक्रमण हुआ था भारत पे। हमने आपको जब मौर्योत्तर काल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि मौर्यों के पतन के बाद भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे इंडो ग्रीक यूनानियों का आक्रमण होता है,
शक शक और शक वंश का आक्रमण होता है और भारत में शकों का शासन भी स्थापित होता है, हुनों का आक्रमण होता है। तो इनका कहना है कर्नल टॉड का कि जो शकों का आक्रमण हुआ और जो शक लोगों ने भारत के ऊपर भारत में अपने राज्य स्थापित किए, वही शक वंशी शासक। तो कर्नल टॉड शक शकवंशी शासक, शकवंशी या इसी को ये सिथियन मानते हैं, सिथियन सिथियन सिथियन। तो शक और जो शक या सिथियन जो भारत में विदेश से आए और भारत पर आक्रमण किया मौर्यों के पतन के पश्चात, वही शक शासक आगे चल के राजपूत राज्य के रूप में उभर करके सामने आ गए। और इसके लिए वो कुछ प्रमाण देते हैं। कर्नल टॉड का कहना है कि जो राजपूत हैं इनमें सूर्य पूजा का प्रचलन था, राजपूतों में जो अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन था, और उनका कहना है कि ये सभी सूर्य पूजा अश्वमेध यज्ञ ये सब शक लोगों में भी विद्यमान था। शक लोगों के भीतर जो परंपराएं थी उसमें भी सूर्य की पूजा अश्वमेध यज्ञ करना ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो इस आधार पे कर्नल टॉड का ऐसा मानना है कि जो राजपूत है वो विदेशी शकों के वंशज है, जो शक शासक थे उन्हीं के वंशज है। एक दूसरा विचार अलेक्जेंडर कनिंघम का है। अलेक्जेंडर कनिंघम राजपूतों को कुषाणों का वंशज बताते हैं। यूची जनजाति, यूची नामक जो जनजाति थी, यूची नामक जो जनजाति थी, उसी जनजाति से कुषाणों की उत्पत्ति हुई थी। और वही कुषाण शासक के भीतर कनिष्क एक प्रमुख कुषाण शासक था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं कि जो राजपूत है वही कुषाणों के ही वंशज है। तो ये हुआ आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये इन लोगों का मानना है कि राजपूत जो है जो विदेशी आक्रांता भारत में आए उन्हीं के वंशज है, और उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम कर्नल टॉड दो का विचार है। इसके अलावा कुछ विद्वान जो है वो इनको हुनों का वंशज मानते हैं, जो हुन आक्रमण हुआ उसका भी वंशज मानते हैं। दूसरी जो सिद्धांत है वो है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब देश के भीतर ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो ये देशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, ये देशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसको ही अग्निकुल का सिद्धांत कहते हैं, अग्निकुल का सिद्धांत। और इस अग्निकुल के सिद्धांत की जानकारी चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो से मिलती है। चंद्रवरदाई एक कवि थे, पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। और चंद्रवरदाई ने ही एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो नामक एक महाकाव्य की रचना किसने की थी? इस महाकाव्य की रचना की थी आपको चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। तो जो चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है उसमें अग्निकुल के उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें ऐसा कहा गया है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो में कि भारत के कुछ ऋषि मुनि माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। और जब वो यज्ञ कर रहे थे ऋषि लोग, तब कुछ दैत्य जिनका दैत्य के रूप में और पृथ्वीराज रासो में जिसका चर्चा है, तो उनका कहना है कि कुछ दैत्य लोग जिसको ये यज्ञ पसंद नहीं आ रहा था, उसने उसमें विघ्न डालने की कोशिश की और उसमें वो मांस और तमाम चीज़ फेंकना शुरू कर दिया। तो जब उनके यज्ञ में विघ्न पड़ने लगा, तब बाकी ऋषियों ने ऋषि वशिष्ठ ऋषि से इसके लिए कुछ उपाय करने की अपील की, उपाय किया जाए। तो वशिष्ठ ऋषि ने एक एक यज्ञ बनाया, अग्नि यज्ञ। और उस अग्नि यज्ञ से उन्होंने 4 योद्धा को पैदा किया। और उस 4 योद्धा को कौन कौन थे? जो 4 योद्धा पैदा हुए वो थे आपका 4 योद्धा थे आपके प्रतिहार, उसके अलावा चालुक्य और परमार, ये 3।
पहले जब उसने वशिष्ठ ऋषि ने पहले 3 योद्धा को पैदा किया। ये 3 योद्धा थे प्रतिहार, चालुक्य और परमार। इन 3 योद्धाओं को उसने अग्नि के यज्ञ अग्नि से पैदा किया और इनका उद्देश्य ये था, ये इसलिए पैदा किया ताकि जो दैत्य लोग उनको परेशान कर रहे थे, यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, उस दैत्य को ये समाप्त कर सके। लेकिन ये तीनों प्रतिहार, चालुक्य और परमार जो योद्धा थे, वो इसमें असफल रहे। वो उन दैत्यों को पराजित करने में असफल हो गए। तब यज्ञ अग्नि से ही उन्होंने एक चौथा योद्धा पैदा किया जिसका नाम था चौहान। दरअसल इसका नाम था चाहुआन। चाहुआन से ही चौहान बना है। तो ये योद्धा था जो जिसके 4 हाथ थे और वो चारों हाथ में शस्त्र लेकर के उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे चौहान या चाहुआन का नाम दिया गया। तो जो ये चाहुआन या चौहान नामक योद्धा पैदा हुआ, इसने ऋषियों को उस दैत्य से सुरक्षित किया और इस तरीके से 4 राजपूत कुल की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। और ये 4 कहाँ से पैदा हुए? यज्ञ अग्नि से पैदा हुए। तो जो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो यही चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो से आती है, जो ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति यज्ञ अग्नि से हुई है। लेकिन इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। दशरथ शर्मा नामक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि जो राजस्थान में चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है उसका अध्ययन किया और उसके अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि ये कहानी मनगढ़ंत है और ये कहानी मूल पृथ्वीराज रासो में शामिल नहीं है, इसको बाद में पृथ्वीराज रासो में शामिल किया गया है। तो ये भी मान्य नहीं हुआ। अब सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य जिसको सामान्य तौर पे स्वीकार किया जाता है, वो मत क्या है? वो मत कहता है कि भारत के भीतर ही अलग अलग समूह के लोग थे और वो अलग अलग समूह के लोग शासक वर्ग के रूप में उभरे और वही शासक वर्ग खुद को राजपूत कहने लगा। तो कैसे थे? उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय भारत में हुआ करते थे, जिनका काम था राज्य की रक्षा करना, युद्ध करना, जो क्षत्रिय वर्ग हुआ करते थे, यही क्षत्रिय वर्ग आगे चल करके पूर्व मध्यकाल में आकर के राजपूत के रूप में विकसित हो गए। इसके अलावा कई तरह की श्रेणी है, अलग अलग तरह के लोग राजपूत के रूप में विकसित हुए। उसके अलावा ये कहते हैं कि शासक वर्ग के लोग, ये शासक जैसे जो क्षत्रिय थे उनके अलावा भी कुछ शासक वर्ग उभरे। जैसे आप देखेंगे मौर्यों की समाप्ति के बाद पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था लेकिन क्षत्रिय शासक बन गया, तो वो भी क्षत्रिय का काम करने लगा। इस तरह और भी अलग अलग जातियों के लोग आप देखेंगे, जैसे गुप्त थे, गुप्त तो वैश्य थे लेकिन वो भी शासन कर रहे थे, तो वो भी क्षत्रिय के रूप में उभर गए। तो अलग अलग शासक वर्ग के लोग जो शासन का अलग अलग समाज के अलग अलग समूह जाति के लोग जिन्होंने किसी तरीके से शासन करना शुरू किया, राज्य पर अधिकार किया, अपनी राज्य की स्थापना की, वो लोग भी आगे चल के राजपूत के रूप में कहलाने लगे। और शासक वर्ग में दोनों थे, देसी लोग भी थे और विदेशी लोग भी थे। जो विदेशी आक्रांता भारत पर हमला किए और यहाँ अपनी राज्य की स्थापना की, वो भी राजपूत के रूप में उभर करके सामने आए। उसके अलावा एक और कहा जाता है कबीले का प्रधान, जो जनजाति आदिवासी इलाका था, उन इलाकों में एक कबीले का प्रधान होता था। और जो जब मान लिया कोई बड़ा शासक जैसे अशोक हो या हर्षवर्धन हो, इस तरह का शासक जब किसी कबीलाई क्षेत्र को जीतता था, तो वहाँ के जो कबीले का प्रधान होता था उसको वहाँ का शासन का बागडोर दे देता था। तो ये जो कबीले के प्रधान थे जिनको शासन करने का अधिकार मिल गया, वह भी आगे चल के खुद को राजपूत के रूप में विकसित हो गए, कर लिया। इसी तरह वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी कहा जाता है राजपूत जाति का, यानी कि इस तरह जो अनुलोम विलोम विवाह की जो परंपरा थी, या जो राजपूत वर्ग थे उनका किसी जो दूसरी जातियों के साथ वैवाहिक संबंध हुआ, तो इससे भी राजपूतों के एक वर्ग का विकास हुआ। इसी तरह भूमि अनुदान की बात कही जाती है। आप जानते हैं कि भूमि अनुदान पहले से मौर्योत्तर काल में सातवाहनों के समय से भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। तो भूमि अनुदान 2 तरह के लोगों को दिए जाते थे। एक भूमि अनुदान जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे और दूसरा भूमि अनुदान आप देखेंगे गुप्त काल में आकर के अधिकारियों को भी दिया जाता था। और जिनको भूमि अधिदान दान दिया जाता था, जो भूमि उन्हें दान में दिया जाता था,
उस भूमि पर उनका काम सिर्फ कर वसूलना नहीं था बल्कि उन पर शासन करना भी था। तो ये भूमि जो दान में मिला और उससे जो एक शासक वर्ग के रूप में उभर करके आया, वह भी राजपूत के रूप आगे चल के राजपूत के रूप में विकसित हुआ। तो इस तरह राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो एक बहुत ही जटिल राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, और इसमें समाज के अलग अलग वर्ग के लोग कैसे शासक बनते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं या शासक बनते हैं, और फिर वो सब लोग मध्यकाल में आकर के राजपूत के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यही जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य है कि कैसे अलग अलग वर्ग समूह के लोग मध्यकाल में आकर के राजपूत के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये हमने देखा राजपूतों की उत्पत्ति। अब इसके बाद हम जो अलग अलग राजवंश है, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, गढ़वाल वंश, राठौर वंश, इस तरह के अलग अलग चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, इस तरह के जो अलग अलग राजवंश है उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं।